करंट के बारे में तुम पहले से ही पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो भाई? आई, करंट को आई से डिनोट किया जाता है। और ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, पता होगा ये बात। बेसिक क्वांटिटी है ना ये। 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं उनमें ये भी एक है। हाँ चलो, तो आई की वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम ना एवरेज करंट की बात करते हैं। एवरेज करंट की बात करते हैं। ऊपर चैप्टर का नाम दे दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एवरेज करंट क्या हो जाएगा बताओ? ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल क्यू बाय डेल टी। अब इस डेल क्यू का क्या मतलब हुआ? चेंज इन चार्ज नहीं, चेंज इन चार्ज मतलब नहीं है इसका। इसका क्या मतलब है? डेल्टा क्यू का मतलब ये है कि किसी वायर में या किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो किया ना, तो चार्ज फ्लो बाय टाइम, टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम, इसको हम क्या कहेंगे? एवरेज करंट कहेंगे, ठीक है ना। टोटल चार्ज फ्लो बाय टोटल टाइम, इसको एवरेज करंट बोला जाएगा। तो ये तो हो गया एवरेज करंट ना। और तुम्हें पता है, इसी में तुम्हें ये बात पता है, क्या पता है भाई, कि अगर मैं इसको क्या करूं, आई इंस्टेंटेनियस लिखने की कोशिश करो, तो बताओ आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? लिमिट बताओ, डेल टी टेंस टू 0, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी है ना, ऐसे। तो ये वैल्यू अब हम क्या लिख सकते हैं? ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी, इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। और यही हो गया इंस्टेंटेनियस करंट या करंट, बोलो एक ही बात हो। करंट बोला जाए या इंस्टेंटेनियस करंट बोला जाए, एक ही बात है। और में एक ऐसा सवाल दिया है, सिंपल सा सवाल है, Q इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 3। इसको ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज गिवन एज Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है, और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, मतलब इसका क्वेश्चन का पार्ट 1 हमसे पूछा गया करंट एट 2 सेकेंड, करंट एट 2 सेकेंड, and number 2 question is average current in 0 to 2 second, average current in 0 to 2 second। बता, I is equals to dq by dt, ये कितना हो जाएगा? 40। कब की बात हो रही है भाई? बात हो रही है 2 सेकेंड की। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर, ये हो गया करंट। कब की बात है ये? 2 सेकंड की। ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, है ना, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। अब हम बात करेंगे कि एवरेज करंट कितना होगा, कब से कब तक में? 0 से लेके 2 सेकंड तक में। तो बताओ कितना हो जाएगा? एवरेज करंट के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिखेंगे। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 0 टाइम पर t इक्वल टू 0 पर कितना चार्ज फ्लो हो चुका था? तो t इक्वल टू 0 पर जो चार्ज है वो कितना होगा भाई? 3 होगा। चार्ज होगा वो 3 होगा। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कितना चार्ज फ्लो कर चुका है भाई? तो बताओ कितना हो जाएगा भाई? 2 पुट करेंगे तो कितना होगा? 8 प्लस 3, तो 2 2 जा 4 प्लस इंटू 2 इक्वल टू 8 प्लस 3 इक्वल टू हाउ मच? 11 कूलम लिख सकते हैं। तो मतलब 0 सेकेंड तक में इतना चार्ज फ्लो कर चुका था, 3 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका था। और 2 सेकेंड तक में कितना चार्ज फ्लो कर चुका है? 11 कूलम चार्ज फ्लो कर चुका है। तो बताओ डेल्टा क्यू, चेंज इन चार्ज, या कितना चार्ज फ्लो कर गया? तो हम क्या लिखेंगे? 11 माइनस 3 इज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है भाई? 2 है। बोलो ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? बोलो 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 8 बाय 2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 12th का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है इसको। 12th का सबसे इजी चैप्टर माना जाता है इस चैप्टर को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को। तो चलो आगे बात करते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं।
अच्छा, इसी में अगर एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, लिखो तो, लिखो क्वेश्चन, करंट इन ए वायर इज गिवन एज, क्वेश्चन ऐसे है, करंट इन ए वायर इज गिवन एज, करंट इन ए वायर इज गिवन एज I is equals to 2t plus 4, I is equals to 2t plus 4, और हमसे पूछा गया क्वेश्चन, क्या जानते हो? हमसे पूछा गया, लिखो क्वेश्चन, फुल स्टॉप, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 2 to 4 सेकेंड, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यू टू, सॉरी, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 2 to 4 सेकेंड, फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो ड्यूरिंग 2 to 4 सेकेंड। वेल, बना के देखो इसको, ट्राई करो, होता है या नहीं होता है। क्या करना है भाई, आई को क्या लिखना है, डी क्यू बाई डी टी, पता है नहीं ये सब बातें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तुम्हें सब पता है। और हम क्या करेंगे यहाँ से, क्यू इजकल्स टू डी टी वहाँ जाएगा 2t प्लस 4dt का इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक भाई, 2 से 4 सेकंड तक का पूछा है ना, बस हो गया, काम खत्म है। बोलो यही हो जाएगा आंसर अपना, बोलो क्या कर दें, तो यहाँ से q की जो वैल्यू आएगी 2t इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, 2 कैंसिल, t स्क्वायर प्लस 4t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक भाई, 2 to 4, अपर लिमिट जब हम 4 पुट करेंगे तो 4 4 16, 16 प्लस 16 इज हाउ मच, 32 माइनस 2 to 4, 2 to 4 एंड 4 to 8, सो हाउ मच इट इज 20 कूलम। क्या क्लियर है, क्लियर है ना, बोलो। वेल, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इजी था ये, इजी था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ये सब तुम बहुतों बार बहुत तरह के सवाल इस तरह से तुम कर चुके हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से डरने वाली बात नहीं है। अब हम लिखेंगे यूनिट ऑफ करंट, तो तुम्हें पता ही है यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, तो क्या होता है भाई, एम्पियर होता है ना यूनिट ऑफ करंट, तो लिख लो यूनिट ऑफ करंट इक्वल टू एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। खास करके ये कौन सा यूनिट है भाई, ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हो गया एम्पियर। डायमेंशन की बात करें तो या तो ए से डिनोट किया जाता है या आई से डिनोट किया जाता है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट होता है बायोट बोला जाता है, क्या बोलते हैं भाई, बायोट बोलते हैं। और एक बायोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 एम्पियर। ध्यान रखना है इसको, इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखो डायरेक्शन ऑफ करंट किधर की तरफ लिया जाता है भाई, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम लेके चलते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उधर की तरफ हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट मानते हैं, ठीक है ना, ये बात पता है ना सबको, पहले से ही तुम पढ़े होगे। तो लिखो इसको, एक पॉइंट लिख लो, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज taken to the direction of flow of positive charge, to the direction of flow of positive charge, to the direction of flow of पॉजिटिव चार्ज। वैसे जानते हो रियलिटी में अगर हम करंट की बात करें ना, किस में, कंडक्टर में, एक और होता है सेमी कंडक्टर, तो वहाँ पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर तब देखेंगे। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होता है, ये बात पता है तुमको। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो सपोज इलेक्ट्रॉन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
तो बताओ रियलिटी में मूव कौन करता है? निगेटिव चार्ज ही मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं है। क्या प्रोटॉन मूव करता है क्या? नहीं, प्रोटॉन मूव नहीं करता, वो तो एटम के अंदर में होता है, न्यूक्लियस में, वो मूव नहीं करता है। मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन? कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या उन्हीं को हम कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसमें मूव कौन कर रहा है? इसमें निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो निगेटिव चार्ज अगर लेफ्ट मूव कर रहा है ना, तो हम ये बोलते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में करंट होगा। मतलब ये हुआ कहने का इसका, ये हम कैसे कह रहे हैं? तो देखो, करंट का डायरेक्शन माना जाता है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। तो रियलिटी में कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर नहीं रहा है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि रियलिटी में, मतलब एज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसके बदले में कौन? उसके बदले में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो करवाएंगे तो हम किधर फ्लो करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, किसके बराबर? इस तरह से हम नीचे डायग्राम बना लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज ई प्लस मूव कर रहा है किधर की तरफ? इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में। और फिर हम बोलते हैं कि अब जो करंट का जो डायरेक्शन है वो किधर है भाई? वो इसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? क्लियर है ये बात? बोलो। चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। ब्रैकेट में लिख सकते हो, इट डजंट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इट डजंट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर इधर से I1 करंट आता है और इधर से I2 करंट आता है, बताओ फाइनली क्या होता है जी? इस वायर में I1 प्लस I2 करंट जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। वेक्टर एडिशन का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मतलब वेक्टर को ओबे ही नहीं करता है। तो करंट का वैल्यू कुछ इसमें क्या होगा? थर्ड वायर में I1 प्लस I2 होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि इनके आपस में बीच का एंगल कितना है या क्या है, कुछ नहीं। फाइनली I1 प्लस I2 ही होना है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये वेक्टर के रूल को ओबे नहीं किया, वेक्टर के लॉ को ओबे नहीं किया, तो इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते हैं। बोलो क्लियर है ये बात? एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल एक पॉइंट है या टॉपिक बोल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और समझेंगे आगे हम क्या कि इसी के आधार पे तुमको पूरा करंट का कॉन्सेप्ट है, इसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। क्या? एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल। एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल को तुम इस तरह से भी समझ सकते हो। चैप्टर ये हमारा है कौन सा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल। तो एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल का क्या मीनिंग हुआ वो समझते हैं हम लोग। समझो इसको। सपोज तुम्हारी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट हैं और 50 स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स आते हैं किसी टेस्ट में। किसी एक टेस्ट की बात हम कर रहे हैं, वीकली या मंथली टेस्ट होता है सपोज। तो एक मंथली जो टेस्ट हुआ, उस मंथली टेस्ट में हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स आए। तो डिफरेंट मार्क्स आए तो मैंने क्या किया? सारे मार्क्स को ऐड कर दिया, सारे मार्क्स को ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना कर दिया भाई? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दिया। ये क्या हुआ? इसको हम कंपेयर कर सकते हैं किस चीज़ से? इसको हम बोल सकते हैं एवरेज ओवर स्टूडेंट, एवरेज ओवर स्टूडेंट्स। या इसी चीज़ को मैं अभी जो बता रहा था एवरेज ओवर पार्टिकल, इसका क्या मतलब हुआ समझो। एवरेज ओवर पार्टिकल का ये मतलब हुआ कि किसी भी कंडक्टर में क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर रहे होते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं।
मैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा, मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में भाई, पता होनी चाहिए ये बात। तो बता, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना रैंडमली मूव करते हैं किसी भी डायरेक्शन में, कोई ऐसे जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसा आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। सेम टाइम पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा, सबका डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। अब जरा देखो, समझो इसको। अगर मैंने सबके वेलोसिटी को आज सम कर दिया, अब चूंकि वेलोसिटी है तो इसको मैं वेक्टर सम करूंगा, है ना, सबका वेक्टर सम करूंगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा मैं, n कर दूंगा। तो ये हो गया एवरेज ओवर पार्टिकल, वी एवरेज ओवर पार्टिकल। बताओ, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल मैं इसको बोलूंगा। जिस तरह से ये एवरेज ओवर स्टूडेंट था, एवरेज मार्क्स हम बोल सकते हैं ना, इसको हम बोल सकते हैं एवरेज मार्क्स ओवर स्टूडेंट। तो उसी तरह से ये एवरेज ओवर पार्टिकल था। तो एवरेज ओवर पार्टिकल जो होगा, बताओ क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। किसी भी कंडक्टर में अगर सिंपल कंडक्टर हमारे सामने रखा हुआ है तो उसमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओवर पार्टिकल वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, इसका कारण है, तुम्हें पता है, क्या पता है। अगर मेरे पास सपोज ये एक कंडक्टर रखा है और मैंने मान लिया कि इसका एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 नहीं है, इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स ये होगा कि ओवरऑल उसका रिजल्टेंट या नेट वेलोसिटी किसी न किसी एक डायरेक्शन में आएगा, अगर 0 नहीं हुआ तो। और अगर किसी एक डायरेक्शन में आया रिजल्टेंट वेलोसिटी सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इस मेटल में करंट फ्लो करने लगा। और जैसे ही इसमें करंट फ्लो होने लगा विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, मतलब बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो बहुत ही डेंजरस बात हो जाएगी। डेंजरस बात इस सेंस में भी कि अगर हम छुएंगे किसी मेटल को तो करंट लगने लगेगा अपने आप। दूसरी चीज़ ये कि ये एनर्जी के लॉ को वायलेट कर देगा। एनर्जी का लॉ क्या कहता है भाई, अब न तो एनर्जी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट होता है। और इसमें मान लो अपने आप करंट फ्लो करने लगे, तो करंट फ्लो करने लगे तो इसका मतलब करंट के कारण क्या हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है हमको, तो वो भी अपने आप वो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए किसी आइसोलेटेड कंडक्टर का, जिसमें हम बाहर से कोई डिस्टर्बेंस उसको नहीं दे रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि बाहर से डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या इलेक्ट्रॉन को पकड़ पकड़ के धक्का पुश करेंगे क्या, नहीं। बाहर से डिस्टर्बेंस का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे कंडक्टर के अंदर। तो वो अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम अभी ये समझ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल किसके लिए, किसी ऐसे कंडक्टर के लिए जिसका बाहरी या किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसका क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल वो 0 होगा। बोलो ये बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले तो एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल लिख लो, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल लिख लो, ये मत लिखना, मार्क्स वाला मत लिखना, ऊपर वाला लिखना है तुमको। तो ये तो पहले एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल लिख लो, और फिर हम एक और लिखवाएंगे एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, और फिर हम बात करेंगे कि दोनों ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले लिख लो उसको ऊपर वाले को, फिर हम नीचे वाला एक और पॉइंट लिखवाएंगे। लिख लिए हो तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लिखो एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल का क्या मतलब था, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल का ये मतलब था कि सारे स्टूडेंट्स, मैं मार्क्स के टर्म्स में अगर बात करूं तो सारे स्टूडेंट्स का मार्क्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैं अगला लिखवा रहा हूं एवरेज, किस बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे। तो लिखो एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है ना, लिखो इसको। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट की बात करता हूं, और मैं बात करता हूं कि इसके अभी तक में टोटल मान लो 15 टेस्ट हुए, 15 टेस्ट्स हुए हैं, और इन सारे टेस्ट्स का मार्क्स का सबमिशन, सारे मार्क्स को जोड़ दिया हमने, 15 टेस्ट के मार्क्स को हमने ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय 15 कर दिया। तो बताओ ये क्या हो गया, ये उस पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के एवरेज का मार्क्स का क्या है, एवरेज है। मतलब हम किसी एक स्टूडेंट के मार्क्स का एवरेज निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम रेफरेंस के लिए
मतलब टाइम पे डिपेंड करेगा, सॉरी टाइम पे नहीं, मतलब हम टाइम के अनुसार निकाल रहे हैं कि भाई इतने टाइम में इसका जो मार्क्स का एवरेज आया हुआ है सारे टेस्ट मिला के वो क्या है। तो उसी तरह से हम यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली हम क्या बात करना चाह रहे थे एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम की, तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे और किसी एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे भाई, ये देखेंगे कि ये कैसे कैसे मूव करता है, कैसे कैसे मूव करता है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो सपोज ये पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इस तरह से गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया सपोज, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ है तो बताओ हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम इसका क्या होगा, जीरो होगा। एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होगा इसका, जीरो होगा। क्यों रे, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और मुझे दिख रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम क्या है, जीरो, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है फाइनली। तो टाइम तो जितना भी लगा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या है ये जीरो है। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम भी जीरो होना चाहिए। किसकी बात हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम जीरो होने की बात, जब कंडक्टर को बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है, तो एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। खैर हम अभी लिखेंगे दोनों ही पॉइंट। तो ये क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम भी एवरेज ओवर टाइम, मतलब टाइम को रेफरेंस मान के काम किया जा रहा है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा आर लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो एक हो गया तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल और एक हो गया एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब नीचे तुम लिख लो, अब नीचे लिख लो इसके बारे में, क्या लिखोगे, नीचे लिख लो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। Electric field inside the conductor is zero, and thus THUS, thus average velocity of free electron, average velocity of free electron, average velocity of free electron either average over particle or average over time, either average over particle or average over time will be zero, will be zero। ठीक है, दोनों जीरो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो अगर जीरो नहीं आया इसका मतलब हम ये मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और अगर किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसमें क्या है जी, करंट है, जो कि पॉसिबल नहीं है, अपने आप करंट फ्लो नहीं करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने आप जनरेट नहीं हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी का लॉ ही यही है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट होता है। मैंने इसमें यह भी लिखवाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं बाहर से, एक्सटर्नल फील्ड ही ना हो, या अगर एक्सटर्नल फील्ड हो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो भी, तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होना चाहिए, मतलब चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए, चार्ज मूविंग नहीं होना चाहिए, चार्ज एट रेस्ट होना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होगा तो तुम्हें पता है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये बात तुम्हें पता है, बोलो, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम और एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल दोनों ही जीरो होगा। मैं तब से कई बार ये चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसी चीज़ के बेसिस पे पूरा चैप्टर है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ
कि एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल और एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है ना। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा यही है, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल या एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम दोनों ही जीरो होगा। क्यों? क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा किसी भी हाल में। हाँ, फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन क्या है, तो अब वो अभी समझेंगे, पहले एक दो पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है ना। लिख लो लिख लो। इन कंडक्टर्स देयर आर infinite many free electrons. In conductors there are infinite many free electrons. There are infinite many free electrons which move in random direction, which move in random direction with very high velocity, with very high velocity due to their temperature, due to their temperature. Full stop. It is called Fermi velocity. It is called Fermi velocity. FERMI, FERMI, Fermi velocity. ठीक है ना। उसके बाद लिखो बट एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी जीरो, बट एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी विल बी जीरो। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पॉइंट। बाय दीज रिजल्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट, बाय दीज रिजल्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट number of free electrons in a unit volume of conductor. By these results we can conclude that number of free electrons in a unit volume of conductor remains constant, full stop. It is denoted by n, small n. It is denoted by n, small n. ठीक है, समझ में आ गई बात। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि बोलो क्या होगा, किसी कंडक्टर में अगर ये एवरेज वेलोसिटी ओवर पार्टिकल और एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम जीरो है, तो बोलो क्या होगा जी। ओवरऑल अगर हम एक छोटा सा उसका टुकड़ा काटते हैं उस कंडक्टर का, तो उस कंडक्टर में किसी भी टाइम पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, सपोज ये कंडक्टर है अपना, मान लो एक छोटा सा हमने पार्ट यहाँ काटा, तो मान लो इससे 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या हो रहा होगा, ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन्स इस मटेरियल के अभी अंदर भी आ रहे होंगे सेम टाइम पे। तो क्या होगा, ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पार्ट में चले जाएंगे हम कंडक्टर में, तो वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। समझ में आई बात।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, बोलो क्लियर है ये बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? और बताओ टेम्परेचर के कारण जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है किसी भी डायरेक्शन में, जो रेंडमली मूव कर रहा है, अभी मैंने डायग्राम भी बनाया था उसका ग्राफ, तो कैसे बनाया था अभी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या हो, किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकता है, वो ऐसे 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 ऐसे, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा होगा। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का अपना अलग अलग मूवमेंट है, प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन अगली बार कैसा मूव करेगा कोई श्योर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी आया घूम के इस तरह से यहाँ पहुँच गया, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट मोमेंट पे यही पाथ को फॉलो करेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अगले मोमेंट पे किसी दूसरे पाथ को फॉलो कर सकता है। अच्छा ये बताओ, ये क्या हुआ, ये हुआ रैंडम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर। और रैंडम वेलोसिटी ड्यू टू टेम्परेचर जो है ये क्या होगा, इसका जो एवरेज होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी होगी उसका एवरेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये याद रखना, सिर्फ टेम्परेचर के कारण, क्योंकि अब और टेम्परेचर के कारण जो वेलोसिटी है उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं फर्मी वेलोसिटी। फर्मी वेलोसिटी टेम्परेचर कहाँ से आया, तब से हम बता क्या रहे थे, टेम्परेचर के कारण ही तो इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी होती है ना, रैंडम वेलोसिटी। ये रैंडमली जो अपने आप मूव करते रहता है मेटल के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते रहता है। तो ये क्यों मूव करता है, टेम्परेचर के कारण मूव करता है। टेम्परेचर अगर हम कम करते चले जाएंगे तो उनकी वेलोसिटी भी कम होती चली जाएगी। टेम्परेचर अगर हमने 0 केल्विन कर दिया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के कारण ही तो मूव करता है ना, रैंडम वेलोसिटी जो उनकी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। जिस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिस तरह से एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में तुमने पढ़ा था किसमें, गैसियस स्टेट में, कि टेम्परेचर के साथ साथ उनकी वेलोसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है, स्पीड बढ़ता है ना, स्पीड बढ़ता है। रिलेट भी करते थे हम लोग टेम्परेचर को और स्पीड को, या काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करते थे, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट था डायरेक्टली। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी है, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डायरेक्टली उसी तरह से। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। फाइनली ये अपना चैनल है यूट्यूब पर, फैंस ऑफ फिजिक्स। तो अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे ये चैनल तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें।